बरसात की रात, एक छोटा गांव जो जैसे समय की गिरफ्त में फंस गया हो। हवेली के टूटे दरवाजे, पुरानी दीवारों में छुपा एक राज और एक नाम, सावित्री। कहते हैं उसकी आखिरी रात अधूरी रह गई। जो भी उस रात हुआ, उसका साया आज भी हवेली की दीवारों में जिंदा है। एक जवान पत्रकार आरव इस रहस्य की तह तक जाने की हिम्मत करता है, लेकिन क्या वह हवेली की पूरी कहानी जान पाएगा या वह भी अधूरी रह जाएगी? अधूरी रात की दास्तान भाग एक। खामोश गांव और अधूरी रात की शुरुआत। बरसात का मौसम था। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और हर थोड़ी देर में बिजली की चमक अंधेरे आसमान को चीर देती थी। गांव का नाम था बरगदिया, एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा था। यहाँ जिंदगी बहुत धीमी थी, जैसे समय खुद इस गांव में आकर ठहर गया हो। गांव के कच्चे रास्तों पर उस रात कोई नहीं दिख रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों से सिर्फ दियों की हल्की रोशनी झलक रही थी। लेकिन गांव के आखिरी सिरे पर, जहां टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, वहां हमेशा की तरह अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लोग उस हवेली के पास जाना पसंद नहीं करते थे। कहते थे वहां किसी की अधूरी दास्तान दबी है, जो आज भी रातों को जिंदा हो जाती है। हवेली का अतीत। यह हवेली कभी गांव की सबसे शान थी। पुराने जमाने में ठाकुर रणवीर सिंह यहाँ रहते थे। उनके पास जमीन, पैसा और इज्जत सब कुछ था। लेकिन एक रात अचानक हवेली की छोटी बहू सावित्री गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, कुछ कहते हैं कि उसे मार दिया गया, और कुछ का मानना था कि वो हवेली की दीवारों में कहीं कैद हो गई। तब से उस हवेली को लोग अधूरी रात का घर कहने लगे। मुख्य पात्र आरव। कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक नौजवान पत्रकार था, जिसने शहर की चकाचौंध छोड़कर गांवों की अनकही कहानियों को लिखने का फैसला किया था। उसे रहस्यमयी किस्सों में खास दिलचस्पी थी। जब उसने बरगदिया गांव और उस अधूरी रात की कहानी सुनी, तो वो खुद को रोक न सका। गांव पहुंचकर जब उसने लोगों से हवेली के बारे में पूछा, तो सब डर गए। कोई साफ जवाब नहीं दे रहा था। बूढ़े लोग सिर झुका लेते और कहते, बाबू, वो जगह ठीक नहीं है, रात में वहां मत जाना। लेकिन आरव का जिज्ञासु मन मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वो उस रात हवेली के अंदर जाएगा और उस अधूरी दास्तान को ढूंढ निकालेगा। रात का सन्नाटा रात गहराने लगी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। आरव अपनी टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के टूटे गेट पर पहुंचते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। अंदर घुप अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। पुराने झूमर से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल जमी थी और हर कदम पर उसकी चरमराहट सुनाई देती थी। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ी। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की तस्वीर। औरत के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सावित्री 1947। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यही वो औरत थी जिसकी अधूरी रात की दास्तान थी? पहली अजीब आवाज। आरव ने नोटबुक में कुछ बातें लिखी और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, आरव। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने खुद को संभाला और हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा। वहां एक कमरा था, जिसकी दीवार पर हल्की सी दरार थी। आरव ने गौर किया कि दीवार जैसे किसी पुराने राज को छुपा रही हो। हवेली की बूढ़ी रखवाली। जैसे ही आरव दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। आरव ने टॉर्च घुमाई तो एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में लिपटी, झुकी हुई कमर और हाथ में लालटेन। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहाँ क्यों आया है? ये जगह तुझे कभी चैन नहीं लेने देगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और पूछा, ये अधूरी रात की दास्तान क्या है? लोग सावित्री के बारे में क्यों नहीं बताते? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, सावित्री की आखिरी रात पूरी नहीं हो पाई थी। उस रात जो हुआ, उसका राज इन दीवारों में कैद है। पर बेटा, अगर तू सच जान गया तो शायद वापस न जा पाए। अधूरी रात की दास्तान भाग 2। सावित्री की जिंदगी और दर्द। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी कांपती आवाज में दर्द छुपा था। आरव ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, मान जी, आप सबको क्यों डर है इस हवेली से? सावित्री कौन थी? बूढ़ी औरत ने लालटेन को जमीन पर रखा और टूटी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सावित्री। उसने लंबी सांस ली। वो इस हवेली की छोटी बहू थी, मासूम, भोली भाली, जैसे चांद का टुकड़ा। उसकी हंसी से हवेली रोशन हो जाती थी, लेकिन उसी की हंसी को इस हवेली ने छीन लिया। आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपनी नोटबुक खोली
और हर शब्द लिखने लगा। सावित्री का बचपन और शादी। सावित्री पास के गांव की रहने वाली थी, गरीब किसान की बेटी, लेकिन संस्कारों और सादगी से भरी हुई। उसकी आंखों में सपने थे, पढ़ाई करने के, अपने लिए कुछ करने के, मगर किस्मत ने उसे हवेली की बहू बना दिया। ठाकुर रणवीर सिंह के घर जब उसकी शादी हुई तो पूरे गांव ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक भी था, लेकिन हवेली की बड़ी बहू और ठाकुर की बूढ़ी माँ को सावित्री की सादगी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे हवेली की दीवारें उसके लिए कैदखाना बन गईं। माँ बनने की खुशी और दर्द। कुछ साल बाद सावित्री ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विजय। सावित्री की दुनिया उसके बेटे में सिमट गई, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। विजय बहुत कमजोर पैदा हुआ, बीमारी ने उसे घेर लिया। सावित्री पूरी रात जागकर बेटे को दूध पिलाती, दवाई देती, माथा सहलाती, लेकिन एक दिन विजय उसकी गोद में ही दम तोड़ गया। उस दिन से सावित्री की आंखों का उजाला बुझ गया। हवेली की साजिशें। सावित्री को लोग मनहूस कहने लगे। बड़ी बहू कहती, जहां ये जाएगी वहां बर्बादी ले आएगी। ठाकुर रणवीर सिंह भी धीरे धीरे उससे दूर होते गए। हवेली में वो अकेली रह गई। गांव के लोग उसे देखकर दया करते, लेकिन हवेली के लोग उस पर जुल्म ढाते। आरव यह सब सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने पूछा, मदर मांझी, उसकी मौत कैसे हुई? बूढ़ी औरत कुछ पल खामोश रही, फिर उसने कहा, वो अधूरी रात, वो रात सावन की थी। आसमान में बादल थे, बिजली कड़क रही थी। हवेली में सब सो गए थे, लेकिन सावित्री जाग रही थी। उसके कमरे से रोने की आवाजें आ रही थीं। मैंने दरार से देखा, वो कागज पर कुछ लिख रही थी। उसके पास एक लालटेन जल रही थी। शायद वो अपने बेटे को या फिर अपने भगवान को चिट्ठी लिख रही थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने नोटबुक में बड़े अक्षरों में लिखा, सावित्री की चिट्ठी। बूढ़ी औरत ने आगे कहा। सुबह जब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो सावित्री कहीं नहीं थी। बस वो लालटेन जल रही थी और आधी लिखी चिट्ठी जमीन पर गिरी हुई थी। चिट्ठी अधूरी थी, जैसे उसकी रात अधूरी रह गई। चिट्ठी का राज। आरव ने तुरंत पूछा, वो चिट्ठी कहाँ है? क्या आपने देखी है? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, चिट्ठी मैंने देखी थी। उसमें लिखा था, अगर मेरी आवाज कोई सुन सकता है तो जान ले मेरे साथ। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। वो शब्द अधूरे रह गए। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। सावित्री के साथ उस रात क्या हुआ? उसने अपनी चिट्ठी पूरी क्यों नहीं लिखी? और उसे अचानक किसने रोक दिया? दीवार का रहस्य आरव को याद आया। हवेली के पिछले हिस्से में एक दीवार पर दरार थी। उसे शक हुआ कि शायद वहीं कुछ छुपा है। उसने बूढ़ी औरत से कहा, मां जी, मुझे उस दीवार तक ले चलो। बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, वहां मत जा। उस दीवार के पीछे जो दबी है वो सच तुझे चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन आरव की जिज्ञासा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने टॉर्च उठाई और सीधा उस कमरे की ओर बढ़ा। आवाजें और सिहरन। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत धीमी आवाज में रो रही हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। आरव ने कांपते हाथों से दीवार को छुआ। दीवार ठंडी थी, जैसे बर्फ। और तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट आई, मेरी दास्तान अधूरी है। आरव पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने खुद को संभाला और दीवार की दरार पर टॉर्च फेंकी। वहां कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे कोई पुराना कागज। सावित्री की अधूरी चिट्ठी। आरव ने हाथ बढ़ाकर दरार से वो कागज निकाला। वो आधा फटा हुआ, धूल और खून के धब्बों से सना हुआ था। उस पर वही अधूरी लाइन लिखी थी, अगर मेरी आवाज कोई सुन सकता है तो जान ले मेरे साथ। इसके बाद स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती लिखना रोक दिया हो। अधूरी रात की दास्तान भाग 3। अधूरी रात का सच। आरव के हाथों में वो फटा हुआ कागज था। आधे शब्द साफ लिखे थे, अगर मेरी आवाज कोई सुन सकता है तो जान ले मेरे साथ। लेकिन इसके बाद सब धुंधला था, जैसे किसी ने जबरदस्ती कागज छीन लिया हो या फिर कलम तोड़ दी हो। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और कागज की तस्वीर खींच ली। फिर धीरे से दीवार पर हाथ फेरा। दरार और गहरी महसूस हो रही थी। कमरे की अजीब सरगुशियां। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अनजानी बेचैनी तैर रही थी। आरव को साफ सुनाई दिया, एक औरत की धीमी सिसकियां। कौन है वहां? उसने टॉर्च घुमाते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, बस दीवारों से टकराकर आवाज लौट आई, वहां वहां वहां। आरव ने नोटबुक खोली और तुरंत लिखा, सावित्री की आत्मा मौजूद है। अचानक बंद दरवाजा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने वाला था, अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। आरव ने जोर से दरवाजा धकेला, लेकिन वो नहीं खुला। पसीना उसकी गर्दन से बहने लगा। उसे पीछे से वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी,
मेरी दास्तान अधूरी है, पूरी कर दो। आरव ने कांपते हाथों से नोटबुक में लिखा। आत्मा चाहती है कि उसकी कहानी पूरी हो। सावित्री का प्रकट होना। अचानक लालटेन की लौ अपने आप जल उठी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैली। आरव ने देखा, कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा उदास, लेकिन आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। आरव का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम सावित्री हो? औरत ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी और फर्श पर गायब हो गई। सावित्री की अधूरी बात। सावित्री की आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं सावित्री हूं। मेरी आखिरी रात अधूरी रह गई। मेरी चीख हवेली की दीवारों में कैद हो गई। आरव ने पूछा, उस रात हुआ क्या था? तुमने चिट्ठी क्यों अधूरी छोड़ी? सावित्री की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भर गए। उसने कहा, उस रात मैंने सब लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे लिखने नहीं दिया। मेरे शब्दों को अधूरा छोड़ दिया गया। मेरी जान ले ली गई और मेरा सच इस हवेली में दफना दिया गया। आरव हैरान रह गया। कौन थे वो? किसने तुम्हें रोका? सावित्री ने चुप्पी साध ली, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। कमरे का रहस्य आरव को लगा कि जवाब इस हवेली की दीवारों में ही छुपा है। उसने दरार पर हाथ रखा और जोर से धक्का दिया। अचानक एक ईंट खिसक गई और दीवार का हिस्सा टूटकर गिर गया। अंदर से पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक पर जंग लगी थी और ऊपर धूल की मोटी परत जमी थी। आरव ने कांपते हाथों से संदूक खोला। संदूक का राज। संदूक के अंदर एक पुराना दुपट्टा, कुछ जंग लगे गहने और एक मोटी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उस पर सावित्री की लिखावट साफ थी। आरव ने पहला पन्ना पलटा। ये मेरी आखिरी बातें हैं। अगर कोई इन्हें पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं बेगुनाह हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मेरा सच हवेली कभी बाहर नहीं आने देगी। आरव की आंखें फटी रह गईं। सावित्री की चीख जैसे ही आरव ने डायरी का अगला पन्ना पलटा, अचानक कमरे में तेज हवा चली। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में सावित्री की आत्मा चीखी, मत पढ़ो, वो जान जाएंगे कि तुमने सच देख लिया है। भागो यहां से। दरवाजा अचानक खुल गया। आरव ने डायरी को कसकर पकड़ा और दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गया। गांव वालों की प्रतिक्रिया। अगली सुबह आरव गांव वालों के पास पहुंचा। उसने उन्हें चिट्ठी और डायरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले घबरा गए। बूढ़ा प्रधान बोला, बेटा, इस मामले में मत पड़ो। ये सच बाहर आया तो खून खराबा होगा। ठाकुर की औलाद आज भी जिंदा है। वो किसी को ये राज जानने नहीं देंगे। आरव चौंक गया। मतलब सावित्री को मारने वाले लोग अब भी जिंदा हैं?